हेलो एवरीवन, दिस इज़ आर के व्यास एंड वेलकम टू माय चैनल इग्नाइटेड स्टडी माइंड्स। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में भी हम शुरुआत करने वाले हैं एंसेंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम उन चैप्टर्स को देखने वाले हैं जो कि एंसेंट हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे कि हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन इन्हीं कुछ चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगर हम देखें इस चैप्टर को, तो इस चैप्टर में अगर सबसे पहले हम आएँ तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन के आता है वो है, किसी भी जब हिस्ट्री की हम शुरुआत करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसके स्रोत क्या हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, उसका जो संकलन किया गया है उसको किस आधार पे किया गया है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको पढ़ना हो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में, या आप मध्यकालीन भारत के इतिहास भी पढ़ते हैं तो उसमें भी स्रोतों के आधार पर ही इतिहास लेखन की परंपरा होती है। चाहे हम आधुनिक भारत की बात करें, वहाँ पे भी इसी तरीके के स्रोत के बारे में पढ़ना होता है। तो हमें सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ना होगा। फिर जो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना होता है। फिर आता है वैदिक सभ्यता, फिर आता है महाजनपद काल, और फिर उसके बाद बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। फिर है मौर्य काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। हिस्ट्री में अगर एंसेंट हिस्ट्री की बात करें तो कुछ इन्हीं चैप्टर्स को मिला करके ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे इस पूरे वीडियो सीरीज़ में, ये जो चैप्टर्स हैं, चाहे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हों, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल और गुप्तोत्तर काल, इन सभी को इस वीडियो सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। प्राचीन इतिहास के पहले चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को पढ़ने से पहले हम इतिहास को एक छोटे से परिभाषा से समझने की कोशिश करते हैं, और साथ ही इतिहास के विकास को समझने की एक कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम इतिहास को देखें तो इतिहास अतीत में किए गए मानव प्रयास की अनुक्रमिक कथा है। इतिहास के आवश्यक अंग हैं अतीत, सभयुग, मानव प्रयास और घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार। इतिहास इन्हीं घटनाओं का चिंतन करता है। अब सवाल यह होता है कि इतिहास है क्या। वर्तमान जो अभी जीवित है इतिहास का अंग नहीं है, लेकिन शीघ्र ही वह अतीत होकर इतिहास के साथ जुड़ जाएगा। घटनाएं जो हो चुकी हैं, चाहे अभी चाहे शताब्दियों पूर्व, वह शीघ्र ही इतिहास का अंग हो जाती है। और इसी तरह हम इतिहास के अध्ययन और अनुभवों से वर्तमान और अपने भविष्य को संवारने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें इतिहास के विकास की, तो इतिहास के विकास को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम उस दौर को रखते हैं जिस दौर के बारे में हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। दूसरा है हमारे पास आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हमें कुछ लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं, लेकिन उसकी लिपि को हमने अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं पाई है, यानी कि उसकी लिपि अज्ञात है। और तीसरा है हमारे पास ऐतिहासिक काल, जिसमें कि हमें काफ़ी मात्रा में लिखित साक्ष्य मौजूद है और उसकी लिपि भी ज्ञात है। साथ ही साथ इस काल के हमारे पास काफ़ी प्रचुर मात्रा में प्रत्यक्ष प्रमाण भी मौजूद हैं, जिसके कारण हम इस काल को काफ़ी विस्तृत और अच्छे ढंग से समझ पाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ मुगल काल और 1857 के विद्रोह को रख सकते हैं। अगर हम बात करें भारतीय साहित्य की, तो भारतीय साहित्य में हम मुख्यतः भारतीय साहित्य को मुख्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं रचना की दृष्टि से। सबसे पहला है हमारे पास धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य और तीसरा है संगम साहित्य। धार्मिक साहित्य में हम मुख्यतः जो धर्म से संबंधित साहित्य लिखे गए थे प्राचीन इतिहास में, उसको रखते हैं। और दूसरा है हमारे पास धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य में मुख्यतः हमें किसी राजा या महाराजा की जीवनी के बारे में मिलता है, या धर्म से हटकर जिन भी विषयों पे जो कुछ पुस्तकें लिखी गई थी उसको हम लोग धर्मनिरपेक्ष साहित्य में रखते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य को हम लौकिक साहित्य भी कहते हैं। अगर हम बात करें इसमें एकाध रचना की, तो जैसे अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा रचित है, जिसका संबंध सीधा राजनीति और प्रशासन से है। अगर हम बात करें संगम साहित्य की, तो यह दक्षिण भारत की साहित्य है, क्योंकि क्या हुआ था कि जो दक्षिण भारत के कुछ राजा महाराजा थे,
उन्होंने उस समय के तत्कालीन कवि और लेखकों के सम्मेलन से बहुत से साहित्य का संकलन करवाया, जिसके कारण उन साहित्यों को हम संगम साहित्य में रखते हैं। अगर हम बात करें ब्राह्मण साहित्य की, तो ब्राह्मण साहित्य की जो रचना है वो वैदिक सभ्यता के समय हुई थी। इनमें हमें कुछ महत्वपूर्ण वेदों के बारे में पढ़ना होता है, और उनमें जो वेदों की संख्या है वो 4 है। उसमें सबसे पहला है ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना और प्राचीन माना जाता है, और फिर उसके बाद है यजुर्वेद, फिर है सामवेद, और फिर है अथर्ववेद। अब हुआ क्या कि उस समय में इन वेदों की जो भाषा थी वो काफ़ी कठिन और उच्च वर्ग की थी, जिस कारण से जन सामान्य के लिए इन वेदों को समझना और पढ़ना काफ़ी कठिन हो गया था। अब उसी संबंध में क्या हुआ कि इन्हीं वेदों को आसान और विस्तृत करने के लिए इस कारण से इन्हीं वेदों से कई रचनाओं की उत्पत्ति होती है, जिनमें की है ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, उपवेद, महाकाव्य, पुराण आदि। अब हम बात करें बौद्ध साहित्य की, तो बौद्ध साहित्य में भी हमें कुछ साहित्य इस प्रकार देखने को मिलते हैं, जो कि है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, और भी कई साहित्य हैं जिनको कि हम जब बौद्ध साहित्य को पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिर है हमारे पास जैन साहित्य। जैन साहित्य में भी हमें कुछ साहित्यों के बारे में पता चलता है, जैसे कि प्रशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित और भगवती सूत्र। अगर देखा जाए तो उस समय के तत्कालीन इतिहास को जानने का जो एक अच्छा लिखित स्रोत है वो इन्हीं धार्मिक साहित्यों से हमें प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी से इन सभी टॉपिकों के ऊपर कुछ पॉइंट्स देख लेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगी। अगर हम बात करें इस टेबल की, तो मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को समझाने की एक छोटे से टेबल से समझाने की कोशिश की है। हालांकि यह टेबल कंप्लीट नहीं है, इसका पूरा कंप्लीट फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, वहाँ से आप इसे देख के समझ सकते हैं, और इसके विस्तृत और कंप्लीट फॉर्मेट को वहाँ से आप देख सकते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले अभिलेखों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखने वाले हैं। बात करें अभिलेखों की, तो सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि अभिलेख होते क्या हैं। तो कठोर सतह पर लिखित पाठन सामग्री को ही अभिलेख कहते हैं। अगर हम अभिलेखों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो वो इस प्रकार है। सबसे पहले विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया का बोगज कोई अभिलेख है। इस अभिलेख में मित्र, वरुण, नक्षत्र और इंद्र जैसे वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ से इंद्र जैसे वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। अब भारत की बात करें तो भारत में जो सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं वो अशोक के हैं, और ऐसा माना जाता है कि भारत में अभिलेखों की परंपरा अशोक के समय से ही शुरू हुई थी, क्योंकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के ही मिले हैं, जो कि 300 ईसा पूर्व के हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के ही मिले थे, और अभिलेखों से ज़्यादातर संबंधित पॉइंट्स जो हैं वो अशोक के समय के ही हैं। और इसके बाद DR भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास किया। फिर उसके बाद अगर हम अशोक के अभिलेखों की भाषा यानी कि लिपि की बात करें, तो अशोक के अभिलेख मुख्यतः 4 लिपियों में मिले हैं। ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में ही अशोक के अभिलेख मिले हैं। कई बार आपसे एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के अभिलेख इनमें से किन लिपियों में नहीं मिले हैं, और उनमें से इन चारों में से किसी एक ऑप्शन को नहीं देगा और बाकी 3 ऑप्शन को देगा, जिसमें कि आपको टिक करना होगा। तो आप अशोक के अभिलेख के लिपि को ज़रूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद आता है कि अशोक को उनके कई अभिलेखों में देवान पिए 10 यानी कि देवों का प्यारा कहा गया है। ये पॉइंट भी काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद जो है कि सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई थी, और अशोक के बाद इन अभिलेखों की परंपरा भारत में कायम रही, और उसके बाद से भारत में कई अभिलेख मिले हैं जो कि अलग अलग राजाओं या महाराजाओं या सम्राटों से संबंधित हैं। अगर हम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखें तो वो है हमारे पास कि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी
कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं भारत में मिले कुछ प्रमुख अभिलेखों को। प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख निम्न हैं, जिनमें हमने अभिलेख और उससे संबंधित शासक और उनके विषय के बारे में बताने की कोशिश की है। सबसे पहला अभिलेख जो है वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। ये खारवेल के शासक से संबंधित है, उनके शासन का विवरण इसमें मिलता है। फिर है जूनागढ़ अभिलेख, जो रुद्रदामन से संबंधित है। इसमें रुद्रदामन का विजयों के बारे में बताया गया है। फिर तीसरा अभिलेख जो है हमारे पास वो है नासिक अभिलेख, जिसमें गौतमी बलश्री जो कि एक रचनाकार थी, उन्होंने सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण इसमें दिया है। फिर चौथा है हमारे पास प्रयाग स्तंभ लेख, जिसका संबंध समुद्रगुप्त से है। इसमें इनके विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण है। फिर है हमारा ऐहोल अभिलेख, जो कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, जिसमें हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय का पूरा विवरण दिया गया है। फिर है हमारे पास भीतरी स्तंभ लेख, जिसमें स्कंदगुप्त से संबंधित है और वो इसके जीवनी के संबंधित है। मंदसौर अभिलेख, जिसमें कि मालवा नरेश से संबंधित है और इसमें सैनिक उपलब्धियों का वर्णन दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अभिलेखों के बारे में हमें इतनी बातें पता होनी चाहिए। आइए अब हम पढ़ने वाले हैं पुरातात्विक स्रोतों में स्मारकों को। स्मारकों और भवनों से भी हमें भारतीय इतिहास के बहुत सारे पहलुओं को जानने में काफ़ी सफलता मिलती है। जैसे स्मारक और भवनों से हमें जनता की आध्यात्मिक तथा धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है कि उस समय में लोग किस तरीके से अपने धर्म को मानते थे या व्यक्त करते थे। जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों से हमें पुरानी सैंधव सभ्यता का पता चलता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में मिले भवनों, सड़कों और उत्कृष्ट नालियों के आधार पर ही हमें उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलता है। फिर आता है हमारे पास कि अंतरजी खेड़ा आदि की खुदाई से हमें पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व के लगभग प्रारंभ होता है। इससे पहले हम देखते हैं कि कांसे, सोने, चांदी इत्यादि की खोज तो काफ़ी पहले हो गई थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम उसको कांस्य सभ्यता कहते हैं। और उस समय तक लोहे का आविष्कार भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं हुआ था। और लोहे का आविष्कार हम 1000 ईसा पूर्व के आसपास में वैदिक सभ्यता के द्वारा होता है। फिर उसके बाद है कि प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनका अवशेष आज भी पूरे भारत में देखा जा सकता है। और इन्हीं मंदिरों के आधार पे हमें यह पता चलता है कि भारत में प्राचीन काल में भी ऐसे मंदिर बनाए जा चुके हैं जो कि आज के टेक्नोलॉजी से भी वो ऐसे मंदिर बना पाना काफ़ी मुश्किल टास्क है। और ये अपने आप में एक सोचने पे मजबूर करने वाला विषय है। तो उसी तरीके से भारत में जो मंदिरों की शैलियाँ हैं वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कई तरह की शैलियाँ विकसित हुई। और उन्हीं शैलियों में कुछ प्रमुख शैलियाँ इस प्रकार हैं, जैसे कि उत्तर भारत में जो भी हमें मंदिरें देखने को मिलती है उसकी जो शैली है वो नागर शैली है। और उसमें कुछ जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक का मैंने नाम लिखा है, जैसे कि कंदरिया महादेव जो खजुराहो में बना है, उसकी जो शैली है वह नागर शैली में है। और मध्य भारत में मिलने वाली जो मंदिरें हैं उनकी शैली बेसर शैली है। जैसे कि उसके एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वैष्णव मंदिर जो वृंदावन का है उसका एग्जाम्पल लिया है। और तीसरा, दक्षिण भारत में जो शैलियाँ हैं मंदिरों की वो द्रविड़ शैली में निर्मित हैं, जैसे कि राजराजेश्वर का मंदिर तंजौर। और इसी तरह स्मारकों और भवनों से भी हमें इतिहास, तत्कालीन इतिहास के कई पहलुओं को जानने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों में अब हम शुरुआत करने वाले हैं सिक्कों की। अभिलेखों और स्मारकों के अलावा प्राचीन इतिहास के सिक्के भी हमें उस समय के आर्थिक व वित्तीय प्रणाली को जानने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। आइए हम सिक्कों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को इस वीडियो में समझते हैं। अगर बात करें सिक्कों की तो प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से हमें उस समय की मौद्रिक प्रणाली व वित्तीय व्यवस्था का ज्ञान होता है। जैसा कि हम जानते हैं, जब सिक्के या करेंसी प्रचलन में नहीं आए थे तब बार्टर सिस्टम का ज़माना था। लोग वस्तुओं के बदले वस्तुओं की खरीद बिक्री करते थे। लेकिन जिस तरीके से भारत में हम देखते हैं
कि वैदिक सभ्यता के बाद कृषि का चलन बढ़ने लगा और भारतीय उपमहाद्वीप में वाणिज्य वर्ग का उत्थान होता है और इसी के साथ एक बहुत बड़ी वित्तीय प्रणाली की शुरुआत होती है। और हम सिक्कों के इतिहास को आगे देखते हैं। साधारणतः 206 ईसा पूर्व तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें सिक्कों से ही होता है। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु से बनते थे। अगर हम बात करें कि इन सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। इस तरह के सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। अगर हम पंचमार्क कॉइन की बात करें तो इस तरह के सिक्के हमें 5वीं सदी के आसपास के दिखाई देते हैं। तो उस काल में सर्वाधिक सिक्के जो जारी किए गए, सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने हैं। और इसमें किस धातु के सिक्के बने थे यहाँ, तो सीसा, चांदी, तांबा एवं सोने के बने थे। सातवाहन शासकों ने सबसे ज़्यादा सीसे तथा गुप्त शासकों ने सबसे ज़्यादा सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। और अगर हम एक और महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, यानी कि जो भी पुराने सिक्के हैं उसकी कार्बन डेटिंग और अन्य पहलुओं को जानने, पढ़ने और समझने की जो विज्ञान होता है, जो साइंस है, उसे हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस शासक ने जारी किए, तो यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए हैं। आहत सिक्के किन्हें कहते हैं, तो आहत सिक्के उन सिक्कों को कहते हैं जिनको कि ठप्पा मारकर तैयार किया जाता था, जिनको कि एक सांचे में रख कर और ऊपर से एक चोट दे करके उस तरह के सिक्के बनाए जाते थे, जिस कारण से पुराने प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले जब सिक्के या करेंसी प्रचलन में नहीं आई थी तो उस समय पे क्या था कि बार्टर सिस्टम का ज़माना था। जो खरीद बिक्री होती थी वो सामान के बदले लोग सामान की अदला बदली किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे इस प्रणाली में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगी और धीरे धीरे जिस तरह से वित्तीय व्यवस्था ने अपनी चरम सीमा को पकड़ा, उस तरीके से फिर एक करेंसी की इजाद होती है और फिर हम धीरे धीरे सिक्के जारी करते हैं। और सिक्कों से फिर आज जो ज़माना है वो पेपर करेंसी से लेकर के बिटकॉइन तक आ गया। सिक्कों का इतिहास भी अपने आप में एक काफ़ी रोचक पहलू है। पुरातात्विक स्रोतों में अब हम देख लेते हैं मूर्तियाँ, चित्रकला और मुहरों के बारे में कुछ पॉइंट्स को। सबसे पहले देखते हैं मूर्तियों के बारे में। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। यानी कि मूर्तियों की शुरुआत कब से होती है, तो हमें कुषाण काल से मूर्तियों का प्रचलन दिखता है। कुषाण कालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः विदेशी है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। मथुरा कला पूर्णतः कुषाणकालीन मूर्तियों पर हमें वैदेशिक प्रभाव, जबकि मथुरा कला पूर्णतः विदेशी है। देखिए, अब मूर्तियों की बात हो रही है तो मूर्तियों की शुरुआत कुषाणकालीन शासकों ने की थी और धीरे धीरे मूर्तियों का प्रचलन सभी धर्मों ने अपनाया। और शुरुआत में कई धर्मों ने मूर्तियों के निर्माण पे या मूर्तियों के रूप में अपने देवी देवताओं को देखना काफ़ी पसंद नहीं किया। अगर हम बात करें मूर्तियों की, तो मूर्तियों का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। जैसा कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से भी कई मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, जिसमें कि नर्तकी की मूर्ति काफ़ी प्रसिद्ध है। और उसी तरीके से हमें पशुपतिनाथ की मूर्ति का एक स्टैचू का रूप देखने को मिलता है। लेकिन उस समय मूर्तियों की कला उतनी उन्नत नहीं थी। लेकिन अगर हम उन्नत मूर्तियों की बात करें तो उन्नत मूर्तियाँ या फिर काफ़ी ज़्यादा अलंकृत या काफ़ी मूर्तियों की जो कला में सबसे ज़्यादा लक्षित रूप नज़र आता है, तो वो सातवाहन कालीन शासकों ने मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ किया। अब हम देखें तो कुषाण कालीन मूर्तियों पर पूर्णतः वैदेशिक प्रभाव था, क्योंकि कुषाण जो शासक थे वो विदेशी शासक थे। और दूसरी बात
राजस्थान कालीन मूर्तियों पर हमें वैदेशिक प्रभाव, जबकि मथुरा कला पूर्णतः विदेशी थी। भारत में जो मूर्ति की कला विकसित हुई वो आज के मथुरा के क्षेत्र में विकसित हुई थी। और अगर हम बात करें उस तरीके से चित्रकला की, तो चित्रकला भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक पुरातात्विक स्रोत है, जिससे कि हमें प्राचीन समय के चित्रों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं में बने चित्रों से हमें वहाँ उस समय के मनुष्यों की सोच के बारे में, जीवन पद्धति के बारे में पता चलता है। अगर हम बात करें तो अजंता के चित्रों में मनोभाव की सुंदर झलक मिलती है। गुप्त काल में माता और शिशु और मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से हमें गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का ज्ञान होता है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो कि अजंता में अवस्थित है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र कहाँ चित्रित है, अजंता, एलोरा और इस तरीके से कई सारे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। अगर हम बात करें मुहरों की, मुहरों से भी हमें तत्कालीन समय के इतिहास को जानने में काफ़ी सहायता मिलती है। जैसा कि मुहरों से हमें व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि कहें कि हड़प्पा में हमें मुहरों के अवशेष मिले हैं, जिससे हमें वहाँ के धार्मिक अवस्थिति का पता चलता है और हमें यह पता चलता है कि हड़प्पा वासी भी अपने देवी और देवताओं की पूजा अर्चना किया करते थे। तो इस तरीके से हमें पुरातात्विक स्रोतों से कुछ इस तरह की जानकारियाँ मिलती है और इतिहास के संकलन में पुरातात्विक स्रोतों का भी एक अपना अहम योगदान रहा है। आइए अब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के दूसरे खंड यानी कि साहित्यिक स्रोतों के बारे में देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले टेबल में देखा था कि साहित्यिक स्रोतों को भी हमने उसकी रचना की दृष्टि से दो मुख्य अंगों में बांट दिया था, पहला भारतीय साहित्य और दूसरा विदेशी साहित्य। अब हमें जो महत्वपूर्ण रूप से पढ़ना है वो है भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य में भी हमने तीन हिस्सों में भारतीय साहित्य को भी हमने तीन हिस्सों में बांटा था। पहला था धार्मिक साहित्य, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष साहित्य और तीसरा था संगम साहित्य। और धार्मिक साहित्य में भी हमने अलग अलग धर्मों के साहित्य को वर्गीकृत किया था और उसमें भी मुख्यतः हमने ब्राह्मण यानी कि वैदिक सभ्यता, वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को देखा था। तो हम सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य यानी कि वैदिक साहित्य की बात कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं ब्राह्मण साहित्य या वैदिक साहित्य के बारे में। ब्राह्मण साहित्य या वैदिक साहित्य की रचना मुख्यतः आर्यों के द्वारा हुई थी, यानी कि वैदिक पीरियड में हुआ था। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखें तो वो कुछ इस प्रकार है कि वैदिक साहित्य में हमें आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलता है। वेदों की संख्या 4 है और इन्हीं वेदों को एक साथ संहिता कहते हैं। वेदों की संख्या संहिता कहते हैं। इनमें जो 4 प्रमुख वेद हैं वो हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बारी बारी से हम इन सभी वेदों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन सभी वेदों से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ मैंने ऋग्वेद के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा है। जैसे कि हम देख सकते हैं ऋग्वेद का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में रखा गया है, क्योंकि वैदिक सभ्यता की जो शुरुआत होती है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के बाद तकरीबन 300 साल बाद इस सभ्यता का हमलेख होता है। और इस सभ्यता को भी हम दो भागों में बांटते हैं। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व को हम वैदिक सभ्यता और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक के काल को हम उत्तर वैदिक सभ्यता में रखते हैं। अगर हम बात करें ऋग्वेद की तो ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच की संकलन है, जो कि वैदिक आर्यों के द्वारा की गई थी। यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, वेदों में सबसे प्राचीन है। यह ऋचाओं में बद्ध है। किन में बद्ध है? ऋचाओं में बद्ध है। जैसा कि हमारा संविधान कई सेक्शंस में बटा हुआ है, उस तरीके से यह भी क्या है कि यह कई ऋचाओं में बद्ध है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएँ हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इसका पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद का तीसरा मंडल सूर्य देवता सविता को समर्पित है।
9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। क्या है? 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा 10वां मंडल चातुर्वर्ण समाज की संकल्पना का आधार है। यहाँ चातुर्वर्ण समाज से हमारा तात्पर्य है कि वैदिक सभ्यता में लोगों को उनके कर्म के आधार पे 4 वर्णों में बांट दिया गया था और यही व्यवस्था फिर उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर कर दी गई और उन चतुर्वर्ण में समाज में लोगों को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरे थे वैश्य और चौथे थे शूद्र। इसमें सबसे उत्कृष्ट स्थान ब्राह्मणों का था जिनका काम पूजा अर्चना और यज्ञ अनुष्ठान करवाना था और दूसरा स्थान क्षत्रिय का था जिनका कि राजपाट शासन व्यवस्था संभालना था और तीसरा स्थान वैश्य का था जिसमें वाणिज्य और व्यापारी वर्ग आते थे और इसमें सबसे दयनीय स्थिति शूद्रों की थी जिसमें दलित लोग आया करते थे। तो ये है चतुर्वर्ण समाज की संकल्पना का आधार के बारे में कुछ यह पॉइंट्स है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसा कि हमने बात किया था कि ब्राह्मण साहित्य में जो 4 वेद लिखे गए थे उसकी जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी और उस उच्च कोटि की भाषा का प्रयोग किया गया था उसमें, जिस कारण से वह जन सामान्य के लिए पढ़ या समझ पाना बहुत मुश्किल था और इसी कारण उन्हीं वेदों से कई सारे रचनाओं की उत्पत्ति होती है जिसमें कि इन्हीं वेदों को आसान और विस्तृत किया गया था। इसी कारण से हर एक वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए थे जिनसे कि इन वेदों को पढ़ना और समझना आसान हो गया था। तो उसी तरीके से ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनका नाम है ऐतरेय और दूसरा है कौशितकी या संख्यायन। संख्यायन एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऋग्वेद के जो ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ है उनका क्या नाम है। ऐतरेय और कौशितकी संख्यायन आपको पता होगा तो आप ऑप्शन में काफ़ी अच्छे तरीके से इसको टिक कर पाएंगे। अगर हम इसमें कुछ करंट डेटा की बात करें तो यूनेस्को के द्वारा इस वेद को विश्व मानव धरोहर में शामिल किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो ऋग्वेद से संबंधित थे जो कि आपको जानने चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो इस प्रकार है। यजुर्वेद मुख्यतः यज्ञों अनुष्ठानों के नियमों का संकलन है, इसीलिए इसे कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। इसमें मुख्यतः कर्मकांड से संबंधित विधियां, नीतियां और नीतियों का संकलन किया गया है। तो सबसे पहले अगर इसके बारे में हम देखें तो इसमें यज्ञों के नियम क्या है कि इसमें यज्ञों के नियमों का संकलन मिलता है जिस कारण से इसे कर्मकांडीय वेद, जिस कारण से इसे क्या कहते हैं, जिस कारण से इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद पद एवं गद्य दोनों में है। अगर किन्हीं को पद और गद्य में कोई कन्फ्यूजन हो तो पद मुख्यतः उस विषय को कहते हैं जिसे गाया जा सके, जैसे गीत, संगीत, कविता, इस तरह की चीज़ों को, और गद्य जिसे पढ़ा जा सके, जिसमें कोई लय ना हो, कोई छंद ना हो, जैसे कि कहानियाँ, कथा, इस तरह के जो चीज़ होते हैं जिनको सिर्फ पढ़ा जाए, गाया ना जाए, उसे गद्य में रखा जाता है। तो यजुर्वेद पद और गद्य दोनों में है। इसके 2 भाग हैं, यानी कि यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है और कृष्ण यजुर्वेद पद और गद्य दोनों में मिलते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित या ऋषि को अथर्वयु कहलाते हैं। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसा कि हमने पिछले ऋग्वेद में देखा था कि उसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौशितकी और संख्यायन। तो इस तरीके से यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। और हमने जाना था कि ये क्या है ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे कि यजुर्वेद के कुछ उपनिषद भी हैं। तो यजुर्वेद के तो हम लोगों ने जाना था कि जो वेद लिखे गए थे उसकी भाषा काफ़ी कठिन थी, जिसको ही आसान भाषा में करने के लिए वेदों से ही हटकर कुछ और रचनाएं की गई ताकि वेदों को आसान करके सभी लोगों को समझाया या पढ़ाया जा सके। और उसी तरीके से यजुर्वेद के कुछ प्रमुख उपनिषद भी हैं, जिसमें कि कठोपनिषद, ईशोपनिषद और मैत्रायणी आदि और भी उपनिषद है। ईशोपनिषद जो इसका उपनिषद है वो सबसे अंतिम उपनिषद है और ये
आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो यजुर्वेद से संबंधित थे। आइए हम बात करते हैं अब तीसरे पॉइंट सामवेद की। चलिए अब हम देखते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद का अर्थ गाना होता है और इसी वेद से हमारे भारतीय संगीत का जनक हुआ है। ये जो सुर हैं सारे गामा पाधा निशा, ये इसी वेद से लिए गए हैं। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स में अगर हम देखें तो सामवेद का अर्थ गान होता है, यानी कि गाने वाला वेद। इसमें यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह होता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाले पुरोहित या ऋषि को उद्गाता कहा जाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं, यानी कि सूर्य देवता से संबंधित जो मंत्र हैं वो इसमें मुख्यतः होते हैं। सामवेद का प्रमुख ग्रंथ वो है पंचशिव, पंचविश और षड्विश, और इसके 2 उपनिषद भी हैं जो कि हैं छदोंग उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में मुख्यतः आपसे इसके ब्राह्मण ग्रंथ या उपनिषदों के बारे में पूछा जा सकता है, या पुरोहित को क्या कहते हैं, इसमें कितनी ऋचाएँ हैं, इस तरह के पॉइंट्स को पूछा जाता है। यह सामवेद किससे संबंधित है, या सामवेद में किस तरह के संग्रह मौजूद हैं, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं वेदों में सबसे आखिरी अथर्ववेद को। अथर्ववेद मुख्यतः औषधि प्रयोग, जादू टोना, रोग निवारण और इन्हीं तरह के और कई विषयों से संबंधित है। तो चलिए हम देखते हैं अथर्ववेद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। इसकी रचना अथर्व एवं अंगिरस ऋषि द्वारा की गई, इसीलिए इसे अथर्वंगिरीश वेद भी कहा जाता है। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय और 6000 मंत्र हैं। इसमें ब्रह्मा ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना और तंत्र मंत्र विषयों से संबंधित इस अथर्ववेद को लिखा गया। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, ये इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अथर्ववेद के उपनिषद हैं मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद। मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। इस लाइन को आपने कई बार कई किताबों से रटा होगा, लेकिन मुंडकोपनिषद है किससे संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, यह बात आपको अभी पता चली होगी। अगर देखें तो वो पॉइंट को मैंने यहाँ लिखा है कि मुंडकोपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अथर्ववेद के उपनिषद में 2 कॉमन नेम हैं, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। तो जो आदर्श वाक्य जो लिया गया है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ना कि मांडुक्योपनिषद से। आपको कई बार एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसके वजह से आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि मुंडकोपनिषद मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ना कि मांडुक्योपनिषद से लिया गया है। आप पेशियस याद रखिए कि जिसकी शुरुआत ऊ की मात्रा से हो रही है उसी से ही हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है, ना कि उस शब्द से जिसका उच्चारण आ की मात्रा से हो रहा है। तो ये था अथर्ववेद के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम देख लेते हैं कि वेदों के उपरांत और भी जो रचनाएं हुई उनमें कुछ प्रमुख जैसे उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, महाकाव्य, पुराण आदि को कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में देख लेते हैं, और फिर इसके बाद हम जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य को देखेंगे और फिर इस चैप्टर को यहीं समाप्त कर देंगे। वेदों के अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण साहित्य है और उनसे जुड़े कुछ जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे हैं जो कि हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वेदांग तथा सूत्र की, तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई, जिसमें पहला है शिक्षा, जिसमें वेदों के उच्चारण विधि को बताया गया। दूसरा है ज्योतिषी, जिसमें भाग्यफल के बारे में बताया गया। तीसरा है हमारे पास कल्प, जिसमें कर्मकांड से संबंधित विषय को बताया गया।
चौथा है हमारे पास व्याकरण, जिसमें शब्द व्युत्पत्ति के बारे में बताया गया। और पांचवा है हमारे पास निरुक्त, जिसमें भाषा विज्ञान को बताया गया। और छठा है हमारे पास छंद, यानी कि चतुष्पदी जो श्लोक होते हैं उनके पढ़ने की शैली को इसमें बताया गया है। फिर आता है स्थान महाकाव्य की। प्राचीन भारत में जो कुछ दो प्रमुख महाकाव्य हुए, उनमें पहला है रामायण, जो कि महर्षि वाल्मीकि की रचना है, और दूसरा है महाभारत। महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता भी है, और इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। और इन आता है पुराण, और इतिहास के दृष्टि से पुराणों का भी एक अच्छा महत्व है। तो पुराणों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। हिंदू धर्म में किसी का देहांत होता है तो उसमें हम देखते हैं कि गरुड़ पुराण जैसे पुराण की कथा को करवाया जाता है। तो इन सभी से हमारा जुड़ाव आज भी है, क्योंकि वैदिक सभ्यता से ही सनातन धर्म की शुरुआत होती है, और सनातन धर्म ही हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। और इन सभी टॉपिक्स के बाद हम अब जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य को देखेंगे, और इसके बाद जो विदेशी साहित्य और संगम साहित्य हैं उनको हम किसी अलग वीडियो में लेंगे। तो आइए अब हम बौद्ध साहित्य से संबंधित कुछ विशेष पॉइंट्स को देख लेते हैं। भारतीय इतिहास में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है, और इस त्रिपिटक ग्रंथ के 3 भाग हैं। सबसे पहला ग्रंथ है विनय पिटक, फिर दूसरा है सुत्त पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। क्योंकि विनय पिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। विनय पिटक में हमें संघ संबंधी और आचार्य संबंधी नियम जो भी बौद्ध धर्म में अपनाए गए हैं उनका वर्णन मिलता है, और सुत्त पिटक में हमें धार्मिक सिद्धांत एवं धर्मोपदेश के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि बुद्ध के द्वारा दिया गया है। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। मुख्यतः वंश तथा महावंश 2 बौद्ध पाली ग्रंथ हैं, जिनसे मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के हिनायन संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। अब ये संप्रदाय क्या है, हिनायन या महायान? आगे चलकर बौद्ध धर्म 2 गुटों में बट गया था, जिसके बारे में हम विशेष जब बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे तब जानेंगे। अभी फ़िलहाल हम इतना देखते हैं कि बौद्ध धर्म के हिनायन संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, और महायान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ ललित विस्तर, दिव्यावदान आदि हैं। ललित विस्तर में बुद्ध को देवता माना गया है, और उनके जीवन का चमत्कारिक वर्णन इसमें किया गया है। बात करें दिव्यावदान की, तो दिव्यावदान द्वारा अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पीयूषमित्र शुंग तक के शासकों का वर्णन मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि बौद्ध साहित्य में हमें पता होना चाहिए। अगर हम बात करें जैन साहित्य की, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि महत्वपूर्ण है या प्रमुख हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की है। ये जो जैन इतिहास है ये जैसा कि हम जानते हैं कि ये बुद्ध के समकालीन का धर्म है, तो इसमें भी मुख्यतः उन्हीं इतिहास का उल्लेख है जैसा कि हम बौद्ध धर्म के साहित्य में देखते हैं इतिहास के संबंध में। धर्मनिरपेक्ष साहित्य या लौकिक साहित्य, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में या उस टेबल में देखा था कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य वैसे साहित्य को कहा जाता है जिनका संबंध धर्म से न होकर किन्हीं और विषयों पे हो, जैसे कि किसी राजा या महाराजा के प्रशासन, नीति, जीवनी या किसी अन्य विशेष विषय पे लिखा गया जो ग्रंथ होते हैं या जो साहित्य होते हैं उनको हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य में या उनको हम लौकिक साहित्य भी कहते हैं। इन साहित्यों में मुख्यतः ऐतिहासिक एवं जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख होता है। ऐतिहासिक रचनाओं में जैसे कि हम देख सकते हैं अर्थशास्त्र जो गुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा रचित है, जिसमें मुख्यतः राजनीति और प्रशासन से संबंधित विषय को इसमें लिखा गया है। और राजतंत्र गिनी की बात करें तो यह कल्हन द्वारा लिखित एक ऐसी पुस्तक है जिसमें पहली बार
क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया गया। और इस तरीके से लौकिक साहित्य में अन्य कई साहित्य हैं जिसको मैं आपके स्क्रीन पे एक टेबल दे रहा हूं, जिसकी मदद से आप इस तरीके के अन्य पुस्तक और उनके रचयिता के बारे में जान सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो चैप्टर है ये पूरे प्राचीन इतिहास को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क है, और जिससे कि आपको आगे चल करके इस चैप्टर प्राचीन इतिहास को समझने में इस चैप्टर का बहुत यूज। तो ये था हमारे तरफ से प्राचीन इतिहास का पहला चैप्टर, प्राचीन इतिहास के स्रोतों के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज योर सिंगल क्लिक कैन गिव अस इनफ कॉन्फिडेंस टू मेक सच वीडियोज़। थैंक यू।